हेलो ह्यूमंस, वेलकम बैक टू योर थॉट्स आर वैलिड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने फ्रॉइड का साइकोडायनेमिक अप्रोच समझ लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू फ्रॉइडियंस के बारे में। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे कार्ल जंग पे। बट यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू फ्रॉइडियंस की जो जर्नी थी, उन्होंने जो जो थ्योरीज दी उस बारे में। सो लेट्स सी न्यू फ्रॉइडियंस है कौन। तो जो न्यू न्यू फ्रॉइडियंस हैं उनको हम पोस्ट फ्रॉइडियंस या फिर साइको एनालिटिक थ्योरिस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है साइकोलॉजिस्ट का, या हम बोल सकते हैं साइको एनालिस्ट का, जिन्होंने फॉलो किया, अडेप्ट किया सिगमंड फ्रॉइड का साइको एनालिटिक थ्योरी। पर साथ में इन्होंने अपने पर्सपेक्टिव और कुछ कुछ मॉडिफिकेशन किए उस थ्योरी में। ये जो थ्योरिस्ट थे ये फ्रॉइड के टाइम के बाद एक्टिव हुए और इन्होंने उसी की थ्योरीज को, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरीज को रिवाइज किया। कुछ सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट न्यू फ्रॉइडियंस में हैं कार्ल जंग, ऑल्फ्रेड ऑडलर, कैरन हॉर्नी, एरिक एरिक्सन, एरिच फ्रॉम, हैरी स्टैक्स, सलीवन। सो हम इन छह की थ्योरीज पढ़ने वाले हैं। और कार्ल जंग की जो थ्योरी है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कार्ल जंग, एरिक्सन, इन दो की जो थ्योरी है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज डू नॉट स्किप दिस वीडियो। हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कार्ल जंग की थ्योरी का। सो लेट्स मूव ऑन। तो कार्ल जंग का जो लाइफ स्पैन था वो था 1875 से 1861 तक। 1861 तक ये स्विस साइकियाट्रिस्ट थे। इन्होंने एनालिटिकल साइकोलॉजी डेवलप की थी। जंग फ्लॉइड से स्प्लिट हो गए थे दो रीजंस की वजह से। एक तो जंग जो थे वो एडलर और एरिक्सन की तरह उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि पर्सनालिटी का जो प्राइमरी मोटिवेटर है वो सेक्स है। जैसे कि फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दी थी, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। जो भी उसने ओरल, एनल, फैलिक, जेनाइटल, ये सारी जो भी स्टेजेस दी थी फ्रॉइड ने, इससे वो अग्री नहीं करते थे कार्ल जंग। और उनका ये जो व्यू था ये एडलर और एरिक्सन से सिमिलर था। उन दोनों ने भी नहीं माना था कि पर्सनालिटी का जो प्राइमरी मोटिवेटर है वो सेक्सुअल ड्राइव है। जो जंग थे उन्होंने फ्रॉइड का जो कंसेप्ट था पर्सनल अनकॉन्शियस का, उससे वो अग्री कर रहे थे। बट लेकिन उनका मानना था कि उन्होंने जो कंसेप्ट दिया है अनकॉन्शियस का वो इनकम्प्लीट है। तो उन्होंने अपना एक पार्ट जोड़ा था जो हम आगे पढ़ेंगे। तो उनका मानना बस ये था कि अनकॉन्शियस एग्जिस्ट करता है बट उसकी और भी लेयर्स हैं। पर्सनल अनकॉन्शियस के साथ साथ जंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस पे भी फोकस किया था। अब पर्सनल अनकॉन्शियस और कलेक्टिव अनकॉन्शियस हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ लिबिडो दी थी कार्ल जंग ने। उन्होंने क्या बोला था, जंग का ये मानना था कि जो लिबिडो है उसको हम सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी नहीं बोल सकते। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग लिबिडो क्या था, सेक्सुअल ड्राइव या सेक्सुअल एनर्जी। पर जंग का कहना था कि लिबिडो सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी नहीं है बट बल्कि एक क्रिएटिव लाइफ फोर्स है। क्या है, क्रिएटिव लाइफ फोर्स, जिसको अप्लाई करना चाहिए एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल ग्रोथ के अंदर। जो बेसिकली एक इंडिविजुअल की जो साइकोलॉजिकल ग्रोथ है उसका जो क्रिएटिव लाइफ फोर्स है उसको उन्होंने लिबिडो बोला। जंग के लिए जो पर्पस था साइकिक एनर्जी का, या हम बोल सकते हैं लिबिडिनल एनर्जी का, वो ये था कि इंडिविजुअल को मोटिवेट किया जा सके बहुत सारे तरीके से, स्पिरिचुअल इंक्लूड करके, इंटेलेक्चुअल, क्रिएटिव, ये सारी चीजें इंक्लूड करके। और यही एक इंडिविजुअल का मोटिवेशनल सोर्स होता है प्लेजर सीक करने का और कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करने का। ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग लिबिडो सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी नहीं थी। उनके अकॉर्डिंग लिबिडो एक क्रिएटिव लाइफ फोर्स था जो कि इंसान को साइकोलॉजिकल ग्रोथ में मदद करता है, चाहे फिर वो स्पिरिचुअली हो, इंटेलेक्चुअली हो या क्रिएटिव वे में हो। और यही मोटिवेशनल सोर्स होता है जिसकी वजह से एक इंसान प्लेजर सीक करता है और कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करता है। कार्ल जंग का लिबिडो पे क्या कहना था, what is it at this moment and in this individual that represents the natural urge of life? उन्होंने बोला क्वेश्चन यही होना चाहिए, ठीक है, कि वो ऐसी क्या चीज है इस मोमेंट पे, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, जो कि उसको मजबूर कर रही है ये लाइफ कंटिन्यू करने के लिए, जो कि उसको मोटिवेट कर रही है कि वो जिए।
सो कार्ल जंग का बस यही था कि वेन एवर यू वॉन्ट टू आस्क योर सेल्फ कि लिबिडो क्या है, जस्ट आस्क योर सेल्फ इस टाइम पे, इस मोमेंट पे मैं क्यों जीना चाहता हूँ। सो दैट कम्स अंडर लिबिडो। फिर उनकी जो थ्योरी थी अनकॉन्शियस की, वो क्या थी? फ्रॉइड की तरह ही जंग ने साइकी को माना था कि जो हमारा साइकी होता है वो बहुत सारे सेपरेट बट इंटरैक्टिंग सिस्टम से बना होता है, ठीक है। सेपरेट सिस्टम है बट इंटरैक्टिंग है। जैसे कि फ्रॉइड ने हमें क्या दिया था? फ्रॉइड ने हमें बताया था अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस, राइट। तो ऐसी जंग ने भी हमें बताया था बट और उन्होंने भी यही कहा था कि ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं। और इनके जो मेन तीन मेन जो सेपरेट आइडेंटिटीज थी वो थी ईगो, पर्सनल अनकॉन्शियस और कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ठीक है। ईगो, पर्सनल अनकॉन्शियस और कलेक्टिव अनकॉन्शियस। जंग के अकॉर्डिंग ईगो क्या था? ईगो बेसिकली हमारा कॉन्शियस माइंड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो हमारे थॉट्स होते हैं, हमारी मेमोरीज होती हैं और जो हमारे इमोशंस होते हैं, बेसिकली जो ईगो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आइडेंटिटी और कॉन्टिन्यूटी की फीलिंग्स के लिए। तो उनका मानना था कि जो ईगो होता है ये वो मैकेनिज्म होता है जिससे हम इंटरैक्ट करते हैं हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ। फ्रॉइड की तरह ही जंग ने एम्फसाइज की थी अनकॉन्शियस की इम्पोर्टेंस पर्सनालिटी के रिलेशन में। पर उन्होंने प्रपोज किया था कि अनकॉन्शियस की दो लेयर्स हैं, अनकॉन्शियस अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, अनकॉन्शियस की दो लेयर्स हैं। तो दो लेयर्स कौन सी थी? पर्सनल अनकॉन्शियस और कलेक्टिव अनकॉन्शियस। तो पहले हम पर्सनल अनकॉन्शियस पढ़ते हैं। तो ये पहली लेयर थी पर्सनल अनकॉन्शियस की, और ये असेंशियली इसको हम बोल सकते हैं फ्रॉइड, ये रिजेंबल करती है फ्रॉइड ने जो डेफिनेशन दी थी अपने अनकॉन्शियस की, उससे। बेसिकली फ्रॉइड का प्री कॉन्शियस प्लस अनकॉन्शियस मेक्स पर्सनल अनकॉन्शियस इन थ्योरी, इन टर्म्स ऑफ जंग, ओके। तो जो पर्सनल अनकॉन्शियस है उसमें टेम्पररीली फॉरगॉटन इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। मतलब जो इंफॉर्मेशन हम रिकॉल कर सकते हैं बट उस मोमेंट पे नहीं है आपको, लाइक अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे कि उस मोमेंट पे क्या हुआ था तो आप याद कर सकते हो। तो दैट कम्स अंडर पर्सनल अनकॉन्शियस। और इसमें सिर्फ फॉरगॉटन, टेम्पररी फॉरगॉटन इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि हमारी रिप्रेस्ड मेमोरीज भी होती हैं। जो मेमोरीज हम रिप्रेस कर देते हैं क्योंकि वो ट्रोमेटिक है, सैड है। और ये जो मटेरियल होता है, जो भी लाइफ टाइम में हम एक्वायर करते हैं मटेरियल, बेसिकली मेमोरीज ओनली, जो भी लाइफ टाइम में हम मेमोरीज बनाते हैं ये वो इंक्लूड करता है, जो कि एक रीजन या दूसरे रीजन की वजह से फिलहाल कॉन्शियसली प्रेजेंट नहीं है। लाइक उस पर्टिकुलर मोमेंट में आप उस बारे में नहीं सोच रहे, बट अगर आप सोचना चाहते हो तो आप इजीली रिकॉल कर सकते हो। इसमें से कुछ मेमोरीज जो होती हैं वो बहुत इजीली हमें याद आ जाती हैं, और कुछ हम चाह के भी याद नहीं कर पाते। स्पेशली अगर कोई ट्रोमैटिक इंसिडेंट है तो हमें डिटेल्स याद नहीं रहती उस मोमेंट की। जंग ने 1933 में एक इम्पॉर्टेंट फीचर आउटलाइन किया था पर्सनल अनकॉन्शियस का, जिसको उन्होंने कॉम्प्लेक्स बोला था, ठीक है। पर्सनल अनकॉन्शियस के अंडर एक टर्म है जो जंग ने प्रपोज करी थी 1933 में, और इस टर्म का नाम है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स बेसिकली जो कलेक्शन होता है थॉट्स का, फीलिंग्स का, इमोशंस का और मेमोरीज का, ठीक है। कलेक्शन होता है थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स और मेमोरीज का, जो कि एक सिंगल कंसेप्ट के रिगार्डिंग होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट। देन जो the more elements attached to the complex, the greater is the influence on the individual. अब एक कॉम्प्लेक्स से जितने ज्यादा एलिमेंट्स जुड़े हुए होंगे उतना ही ज्यादा उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का इन्फ्लुएंस होगा एक इंडिविजुअल की लाइफ पे, ठीक है। सपोज कोई चाइल्डहुड मेमोरी है, फॉर एग्जांपल बुलिंग की कोई चाइल्डहुड मेमोरी है। तो अब बुलिंग को लेके हमारे कुछ, सपोज हमने मान लिया कि यहाँ पे जो सिंगल कंसेप्ट है वो हम बुलिंग लेके चल रहे हैं। तो हमारे कुछ थॉट्स हैं उसको लेके कि बुलिंग आपके साथ जैसे भी हुई, जो भी मेमोरीज है उसके रिगार्डिंग, जो आपके थॉट्स थे बुलिंग पे, जो बनते गए, जो भी आपने जैसे भी डील किया उससे, आपको कैसा फील होता था जब कोई बुली करता था, वो फीलिंग्स, और उस चक्कर में आपका आज के दिन जो एटीट्यूड है वो कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये सब कुछ, सपोज ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स क्या ले रहे हैं? बुलिंग।
तो जितनी ज़्यादा एलिमेंट्स अटैच होंगे इस बुलिंग के कॉन्सेप्ट से, इस बुलिंग के कॉम्प्लेक्स से, उतना ही ज़्यादा इंडिविजुअल का उस पे इम्पैक्ट होगा। लाइक इफ यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग बुलिंग, या बचपन में आपने बहुत ज़्यादा बुलिंग झेली है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है आज के दिन में, वो उससे इम्पैक्टेड है बहुत ही ग्रेटर वे में। जंग का ये भी मानना था कि जो पर्सनल अनकॉन्शियस होता है वो सरफेस के बहुत पास होता है। लाइक फ्रॉइड का जब हमने वो पढ़ा था, वो चार्ट जब हमने देखा था कि कॉन्शियस आइसबर्ग का हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था कि जो कॉन्शियस था वो ऊपर था, फिर उसके नीचे प्री कॉन्शियस था, और फिर सबसे नीचे अनकॉन्शियस था। तो जंग का मानना ये था कि जो अनकॉन्शियस होता है वो सरफेस के इतना नीचे नहीं होता। लाइक वो आइसबर्ग जो थी, वो जो पानी में डूबी हुई थी उसके पास ही होता है, ठीक है? सबसे नीचे वाले इतना डीप नहीं होता अनकॉन्शियस। और जो जंगियन थेरेपी है वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे उतना फोकस नहीं करती, करती है बट जितना फ्रॉइड ने एम्फेसिस डाला था उतना नहीं डालती। बेसिकली ये प्रेजेंट है और फ्यूचर है। जो मतलब जंग के व्यू में जो प्रेजेंट और जो फ्यूचर है वो ही की है हमारे न्यूरोसिस के एनालिसिस के लिए या फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है? फिर आ जाते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस पे। आई होप पर्सनल अनकॉन्शियस इज क्लियर टू यू नाउ। तो अब आ जाते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस पे। तो जो ज्यादा इम्पोर्टेंट डिफरेंस है जंग और फ्रॉइड के बीच में वो ये था कि जंग का क्या नोशन था कलेक्टिव अनकॉन्शियस को लेके, और ये उनकी अपनी खुद की ओरिजिनल मिथिकल और कंट्रोवर्शियल कंट्रीब्यूशन था पर्सनालिटी थ्योरी में। कलेक्टिव अनकॉन्शियस को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो बेसिकली ये एक यूनिवर्सल वर्जन है पर्सनल अनकॉन्शियस का, ठीक है? यूनिवर्सल वर्जन ऑफ पर्सनल अनकॉन्शियस इज नोन एज कलेक्टिव अनकॉन्शियस। इसमें बेसिकली क्या होता है, हम कुछ ऐसे मेंटल पैटर्न्स या मेमोरी ट्रेसेस होल्ड करते हैं जो कि बाकी सारे ह्यूमन बींग्स के साथ हम शेयर करते हैं, ठीक है? तो ये एक यूनिवर्सल लेवल पे है। तो जंग के अकॉर्डिंग ये बेसिकली एंसेस्ट्रल एक्सपीरियंस का डिपॉजिट है जो कि बहुत सालों से नहीं बताया गया बट ये एग्जिस्ट करता है, और ये एंसेस्ट्रल है, ये सदियों से है। जो कॉमन एक्सपीरियंसेस ह्यूमंस को हुए हैं बहुत लंबे टाइम से, ये बेसिकली उसका पार्ट है। और ये जो कॉमन एक्सपीरियंसेस है इनको रिकॉर्ड किया जाता है, इनहेरिट किया जाता है प्री डिस्पोजिशन की तरीके से, जिससे कि लोग इमोशनली रिस्पॉन्ड कर सकें कुछ सर्टेन डिग्रीज ऑफ एक्सपीरियंस, सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एक्सपीरियंस को लेके, ठीक है? जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर अफ्रेड ऑफ डार्क, या फिर हमें स्नेक्स या स्पाइडर्स को देख के डर लगता है अनटिल एंड अनलेस यू आर ट्रेन्ड कि यू कैन डील विद स्नेक्स। तो नेचुरल टेंडेंसी यही है कि हर इंसान उन चीजों से डरेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमें एंसेस्टर से मिली है, ये एंसेस्ट्रल है। तो बेसिकली पर्सनल अनकॉन्शियस का जो यूनिवर्सल नेचर है, ठीक है, अनकॉन्शियस का जो यूनिवर्सल नेचर है दैट कम्स अंडर कलेक्टिव अनकॉन्शियस। तो कुछ टर्म्स प्रपोज करी थी जंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस को लेके, जिसमें पहली थी आर्कीटाइप। तो जंग ने हर एक इनहेरिटेड प्री डिस्पोजिशन को बोला था कि वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस में कंटेन्ड होता है आर्कीटाइप की तरह, ठीक है? बेसिकली जो एंसेस्ट्रल मेमोरीज और इमेजेस हैं, इसको जो टर्म दी थी जंग ने वो दी थी आर्कीटाइप। जंग के लिए आर्किटाइप्स हर एक इंसान को प्रोवाइड करते हैं एक फ्रेमवर्क के साथ परसेप्चुअल और इमोशनल एक्सपीरियंस के लिए। ये प्री डिस्पोज करते हैं लोगों को कि वो कुछ सर्टेन तरीके से चीजें देख पाए, या फिर कुछ सर्टेन इमोशनल एक्सपीरियंसेस, कुछ बेसिकली कुछ इमोशंस एक्सपीरियंस कर पाए, और कुछ बिहेवियर के फॉर्म में इन्वॉल्व हो पाए या एंगेज हो पाए। The form of the word into which a person is born is already inborn in him as a virtual image. जंग ने ये लाइन बोली थी, ये स्टेटमेंट दिया था, the form of the word into which a person is born, ठीक है? जहाँ पे एक इंसान जो बॉर्न हो रहा है वो ऑलरेडी उसमें बॉर्न हो चुका है।
मतलब बेसिकली इसका मतलब यही है कि एंसेस्ट्रल चीजें उसमें ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करती हैं, बट एक वर्चुअल इमेज की तरह, ठीक है। उसको भले ही वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है अभी तक, बट उसको पता है कि उससे रिलेटेड इमोशनल एक्सपीरियंस क्या होगा, या वो उसका परसेप्शन क्या है उस चीज को लेके। फिर परसोना, एक टर्म दी थी परसोना, तो बेसिकली ये जो भी टर्म है बाकी, ये आर्किटाइप्स के ही वो है, डिफरेंट आर्किटाइप्स हैं ये। पर बहुत सारे आर्किटाइप्स दिए थे जंग ने, बट यहाँ पे हम सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले पढ़ रहे हैं। जैसे परसोना, परसोना इज बेसिकली मास्क। बेसिकली वो आउटवर्ड फेस जो कि हम दुनिया को दिखाते हैं। लाइक हम अपनी रियल सेल्फ को, हम अपनी रियल सेल्फ सबको नहीं दिखा सकते। बेसिकली हम इस वे में रिएक्ट करते हैं कि हम सोशल नॉर्म्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम सोशल नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। तो बेसिकली इसको हम कंफर्मिटी आर्किटाइप बोलते हैं। तो ये जो भी पब्लिक फेस या जो हम रोल प्ले करते हैं, या जो दूसरों को हम दिखाते हैं कि हम क्या हैं, जैसे कि हम कोई एक्टर है, उसको हम पर्सोना बोलते हैं। बेसिकली जो इमेज हम दूसरों के सामने अपनी बना के रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पर्सोना। फिर एनिमा और एनिमस क्या होता है, तो बेसिकली ये मिरर इमेज होती है हमारे बायोलॉजिकल सेक्स की, ठीक है, मिरर इमेज ऑफ आवर बायोलॉजिकल सेक्स। बेसिकली जो मेल्स में अनकॉन्शियस फेमिनिन साइड होती है, या फिर हम बोल सकते हैं विमेन में जो मैस्कुलिन टेंडेंसीज होती है। हर सेक्स जो होता है वो मैनिफेस्ट करता है एटीट्यूड्स में या बिहेवियर्स में दूसरे सेक्स की। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेल्स और फीमेल्स सेंचुरीज से साथ रह रहे हैं, तो ये बहुत कॉमन है कि कुछ प्रॉपर्टीज मेल की फीमेल में आ जाए, या फिर कुछ टेंडेंसीज फीमेल की मेल में आ जाए। तो जो साइकी होती है एक विमेन की, जो कि मैस्कुलिन एस्पेक्ट्स कंटेन करती है, उसको हम बोलते हैं एनिमस आर्किटाइप। और वो साइकी मैन की जो कि फेमिनिन एस्पेक्ट्स कंटेन करती है, उसको हम बोलते हैं एनिमा आर्किटाइप, ठीक है। मेल जो फेमिनिन एस्पेक्ट दिखाता है, दैट कम्स अंडर एनिमा। और फीमेल जो मैस्कुलिन एस्पेक्ट दिखाती है, दैट कम अंडर एनिमस। और फिर एक लास्ट आर्किटाइप जो हम पढ़ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है, वो है शैडो। सो बेसिकली हमारी पर्सनालिटी की जो एनिमल साइड होती है, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं फ्रॉइड ने जो इड का कंसेप्ट दिया था, तो बेसिकली ये किस किस चीज का सोर्स होती है, क्रिएटिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों एनर्जीज का सोर्स शैडो होती है, ठीक है। अगर हम इवोल्यूशनरी थ्योरी को ध्यान में रख के सोचे, तो हम बोल सकते हैं कि जो जंग के आर्किटाइप है वो हमारे प्री डिस्पोजिशन को रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं, जो कि जिसकी वजह से हमें एक सर्वाइवल वैल्यू मिलती है। जैसे कि हमने पढ़ा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो बेसिकली कलेक्टिव अनकॉन्शियस हमें हेल्प करता है कुछ ऐसी सिचुएशन सर्वाइव करने में, जो कि हम एक्सपीरियंस भले ही हमने ना की हो, बट वी नो कि हम रिएक्ट कैसे करना है। सो दैट इज एंसेस्ट्रल। सो आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। लेट्स मूव ऑन। तो एक सेल्फ जो है, ये भी एक आर्किटाइप ही है जो जंग ने दिया था। तो बेसिकली ये वो है जो कि हमें यूनिटी का सेंस दिलवाता है। बेसिकली हम जो एक्सपीरियंस करते हैं उसमें जो सेंस ऑफ यूनिटी होता है वो हमें सेल्फ दिलवाता है। जंग के लिए जो अल्टीमेट एम थी हर इंडिविजुअल की, वो ये होनी चाहिए कि वो एक सेल्फहुड का स्टेट अचीव कर सके। ये जो सेल्फहुड का स्टेट है, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से मैच करता है, बेसिकली सिमिलर है, नॉट मैच करता है, सिमिलर है। तो इस रेस्पेक्ट में जो जंग है, एरिक्सन की तरह ही वो एक मोर ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, एक ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जो जंग की बुक थी द अनडिस्कवर्ड सेल, उसने आर्ग्यू किया था कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है मॉडर्न लाइफ की, वो किस वजह से कॉज हो रही है, क्योंकि जो मैन है वो प्रोग्रेसिव एलियनेशन की तरफ जा रहा है अपने इंस्टिंक्चुअल फाउंडेशन की वजह से। जो एक एस्पेक्ट है इसके व्यूज में, वो है कि जो सिग्निफिकेंस उसने डाला है एनिमा और एनिमस पे। जंग आर्ग्यू करता है कि ये जो आर्किटाइप्स हैं ये प्रोडक्ट्स हैं कलेक्टिव एक्सपीरियंस के, जो किस वजह से हुए हैं, जो क्योंकि मेन और वुमेन सेंचुरीज से साथ रहते आए हैं। हाउ एवर मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो मेन है उनको डिस्करेज किया जाता है कि वो अपनी फेमिनिन साइड दिखा सकें, और वुमेन को डिस्करेज किया जाता है कि वो अपनी मैस्कुलिन टेंडेंसीज दिखा सकें। जंग के लिए इसका इस वजह से क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, जो फुल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वो अंडरमाइंड है, बिकॉज वी आर नॉट socially accepted if we show
masculine side being a woman, और if we show feminine side being a man, इस वजह से हमारी जो psychological development है वो undermined है। And together with the prevailing patriarchal culture of Western civilization, इस वजह से फेमिनिन क्वालिटीज जो हैं वो पूरी तरीके से उनको डीवैल्यू कर दिया जाता है, और जो प्री डोमिनेंस होता है पर्सोना का, बेसिकली जो मास्क हम दुनिया को दिखाते हैं, जो साइड हम अपनी दुनिया को दिखाते हैं, वो एलिवेट होती जाती है और उसको कोई क्वेश्चन भी नहीं करता। सो दिस इज अबाउट सेल्फ। इस थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म है, जैसे कि अ, इसको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि इसने स्पिरिचुअलिज्म को एम्ब्रेस किया, जबकि उसका कोई भी साइंटिफिक उसके पीछे कोई भी साइंटिफिक थ्योरीज नहीं है अभी तक स्पिरिचुअलिज्म को लेके या मिस्टिसिज्म को लेके या रिलीजन को लेके, तो ये इस वजह से इसको क्रिटिसाइज किया गया। ऊपर से एम्पिरिकल सपोर्ट कम था, प्रैक्टिकली उसकी थ्योरी को प्रूव करना काफी इम्पॉसिबल टाइप का था। एक मेन क्रिटिसिज्म जंग की थ्योरी का यही था कि एविडेंस नहीं था उसके कंसेप्ट को सपोर्ट करने के लिए, स्पेशली जो भी उसके कंसेप्ट थे कलेक्टिव अनकॉन्शियस और आर्किटाइप्स को लेके। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया उसकी थ्योरी को वैलिडेट करना और उसके आइडियाज़ को प्रैक्टिकली या साइंटिफिकली यूज़ करना। जंग की जो थ्योरीज थी वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं और इनको समझना थोड़ा मुश्किल है। फ्रॉइड की काफ़ी इजी थी कंपैरेटिवली, इस वजह से लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं। ये जो भी उन्होंने आर्किटाइप्स दिए, लोग इसका अपना ही मीनिंग निकाल लेते हैं और उसी तरीके से अप्लाई करने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है उसके इन कंसेप्ट्स में, जो कि बहुत अनक्लियर बना देता है इस थ्योरी को, और हाइपोथेसिस उतनी ज़्यादा टेस्टेबल नहीं होती उस वजह से। और जो जंग का रिलायंस था वो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन पे ज़्यादा बेस्ड था, स्पेशली क्योंकि वो जो भी उनका ड्रीम एनालिसिस था, जंग के हिसाब से जो ड्रीम एनालिसिस और सिंबोलिज्म पे उन्होंने जो एम्फेसिस दिया था, वो अगेन वो एविडेंस लैक कर रहा था और ऑब्जेक्टिव नहीं था वो, और ना ही उसमें एम्पिरिकल रिगर था। सो आई होप क्रिटिसिज्म इज क्लियर टू यू। और उन इस थ्योरी से हमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस मिले, जैसे MMPI, MBTI। तो बेसिकली ये कुछ पर्सनालिटी टेस्ट हैं जो आज की डेट में भी हम यूज करते हैं। बाकी हमने क्या पढ़ा था, मेजर इन्फ्लुएंस हैंस जे आइसेंक की जो थ्योरी थी उस पे इसने काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस डाला था। अभी हम आइसेंक की थ्योरी पढ़ेंगे तब मैं ये बता दूंगी। MMPI की फुल फॉर्म क्या है? मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। ओके, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। और MBTI की फुल फॉर्म क्या है? MBTI की फुल फॉर्म है मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। ओके, ये एक इंट्रोस्पेक्टिव सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनेयर है। ठीक है, तो ये भी दिया था इस थ्योरी की वजह से। और इन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो थ्योरी थी, जो कंसेप्ट था, वो यहीं से आया था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। और फिर फ्रॉइड और जंग में हमें थोड़ा बहुत कंपैरिजन करना भी ज़रूरी है। जैसे कि कॉन्शियस माइंड की क्या करेक्टर, फ्रॉइड ने क्या बोला था कॉन्शियस माइंड को लेके, कि ये एक्टिवली हमारी डिजायर्स को सप्रेस करता है। जंग ने क्या बोला था, कॉन्शियस माइंड कंस्ट्रक्टिवली नेगोशिएट करता है हमारे इमोशंस को। ठीक है, फ्रॉइड का कहना था कॉन्शियस माइंड एक्टिवली सप्रेस करता है डिजायर्स को, जंग का कहना था कि कॉन्शियस माइंड कंस्ट्रक्टिवली नेगोशिएट करता है इमोशंस को। फ्रॉइड का क्या कहना था कि अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो सेक्स से ड्रिवन होता है, जिसको उसने लिबिडो बोला था, सेक्स और एग्रेशन से। और जंग ने बोला था कि वो हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो कि लाइफ एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, वो होता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड उससे इन्फ्लुएंस होता है। फ्रॉइड का ड्रीम एनालिसिस पे क्या कहना था कि ड्रीम्स जो है वो ह्यूमन के जो इनर मोस्ट डिजायर्स होती है उनको शो करता है, उनको मैनिफेस्ट करता है। जंग का क्या कहना था, ड्रीम्स जो है वो रिफ्लेक्ट करता है एक इंडिविजुअल की लाइफ को बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। ट्रांसफेरेंस पे फ्रॉइड का क्या व्यू था कि उसमें एक हायरार्कियल रिलेशनशिप होती है, और जंग का कहना था कि उसमें एक लेवल्ड म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है ट्रांसफेरेंस।
साइंस की अंडरस्टैंडिंग क्या थी फ्रॉइड, अगर हम फ्रॉइड की बात करें तो फ्रॉइड के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी साइकोलॉजी एक एम्पिरिकल साइंस थी, मतलब जिसको बेसिकली प्रूव किया जा सकता है। और जंग के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसको यूज किया जा सकता है रिलीजियस, स्पिरिचुअल और कल्चरल आइडियाज को सपोर्ट करने के लिए। फ्रॉइड की क्या अंडरस्टैंडिंग थी रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को लेके? उन्होंने बोला था कि इसको साइकोलॉजी और रिसर्च से अलग रखना चाहिए। जंग का मानना था कि ये ह्यूमन साइकी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। फ्रॉइड का क्या मानना था? साइकोलॉजी जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे, उनका क्या मानना था कि वो मानते थे कि उनको अपने पेशेंट्स को फ्रीक्वेंट बेसिस पे देखने की ज़रूरत है, जैसे कि 6 सेशंस अ वीक। और जंग का क्या मानना है कि वो बस ट्वाइस अ वीक अपने पेशेंट को देखेंगे एंड द पेशेंट विल सी द डिफरेंसेस, बेसिकली पेशेंट इम्प्रूव होगा। तो ये कंपैरिजन था फ्रॉइड और जंग के बीच में। सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप जंग्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी is clear to you all now. So I will see you all in the next video. And if you have any doubt, please do ask in the comment section. Thank you so much for watching the video.